और बेटा आज रिजल्ट निकलने वाले थे ना, कैसा हुआ बताओ बताओ। सारा दिन मोबाइल में बैठा रहता है, पढ़ाई तो करनी ही नहीं है तुम्हें। ये क्या पढ़ाई हुई, ये करना भेजा था ट्यूशन। Not using your full potential. नंबर दोगे तब तो पढ़ाई होगी। ट्यूशन के नाम पे घूमने जाते हो क्या? स्कूल का टेंशन, सबका अटेंशन, दोस्त हो या अंकल करते हैं मेंशन। Can do better, 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 सब बोलते हैं। फ्री में तो मुंह अपना सब खोलते हैं। दुनिया तो कहती है आगे बढ़ो, पर कैसे करें ये सब सोचते हैं। पढ़ता ही रहता था मैं आंख अपनी खोल के, और याद करता था चीजों को 10 बार बोल के। नकली सी किताबें जिसने ज्ञान सारा छोड़ के सिखाया मुझको आगे बढ़ना, असलियत को मोड़ के। आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। आजा मिलके मचाते हैं। बस पढ़ना नहीं, 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 बस पढ़ना नहीं। समझना भी है, सिर्फ समझना नहीं, बरतना भी है। पढ़ने का मतलब सिर्फ रटना नहीं, रटे बिना मार्क्स लाना भी है। Will do better, अब करते हैं, सारी जिम्मेदारी हम लेते हैं। सिर्फ बेटर नहीं, अब बनोगे बेस्ट, फुल गारंटी हम देते हैं। आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। आजा मिलके मचाते हैं, आजा मिलके मचाते हैं, आजा तुझको पढ़ाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं। आजा मिलके मचाते हैं। तब तो पढ़ाई होगी। ट्यूशन के नाम पे घूमने जाते हो क्या? Hello बच्चों, a very warm welcome to the session with me Ankara, your master teacher for social sciences at Vedanta, hoping all of you guys are doing absolutely fine, amazing. आज है वन शॉट ऑफ एग्रीकल्चर और बच्चा पार्टी बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। ये सेशन बिल्कुल डिफरेंट फ्रॉम एवरी वन शॉट दैट वी हैव डन टिल नाउ। मैं ये वन शॉट मैक्सिमम 20-25 मिनट्स में वाइंड अप करूंगी और उसमें आपके पास कुछ स्लाइड्स में सारे के सारे नोट्स पूरी चैप्टर सिमट के आ जाएगी। इतना अमेजिंग है। तो एक नई चीज ट्राई कर रहे हैं, आप बताना जरूर कमेंट सेक्शन में इफ यू फील दिस वाज रियली एप्ट एंड वर्किंग फॉर यू और नॉट, कि यार मैम ये मचा दिया, ये बहुत सही हो गया। और अगर सही लगा तो लाइक भी जरूर कर देना, वीडियो सब्सक्राइब कर लेना चैनल और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ कि यार ये देखो वन शॉट, पूरे चैप्टर को जो 3 घंटे तक पढ़ते रहेंगे ये 30 मिनट में निपट जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स हम मेंशन करेंगे, सारे पॉइंट्स हम रेफर करेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा, लेकिन रिवीजन होने के बावजूद समय उतना ही लगेगा, बिल्कुल कम। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा सेशन। बस आपको ये बता दूं कि वेदांतो तो मचा रहा है बिकॉज इट हैज नाउ बिकम द न्यू एड्रेस फॉर टॉपर्स। बिल्कुल, आपको पता है टीएससी स्टेज 1 2020 से 21 वाले बैच में क्या हुआ है? क्या हुआ है स्टेज 1 में? बच्चे सिर्फ 17 स्टेट्स के अक्रॉस मोर देन 120 स्टेट सिलेक्शंस आ चुके हैं। कितना अमेजिंग है यार। मतलब हाईएस्ट इंस्टीट्यूट, मतलब इंस्टीट्यूट व्हिच इज गिवन द हाईएस्ट सिलेक्शन इज वेदांतो। ये हुई ना बात, ये अमेजिंग है। और उसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो बच्चे सबसे पहले हमें ये बताया गया है चैप्टर में इंट्रोडक्शन के थ्रू कि इंडिया जो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, यहाँ फूड फॉडर सब कुछ हमारा एग्रीकल्चर से मिलता है। मोर देन 2/3 ऑफ हमारी जो जनता है वो एग्रीकल्चर में आपका एम्प्लॉयड है। बिल्कुल सही बात है। तो 2/3 ऑफ पॉपुलेशन कहाँ पे है? एग्रीकल्चर में है। ठीक है, एग्रीकल्चर, और यहीं से हमें फूड फॉडर सब कुछ मिलता है। और आज से नहीं, कई सालों से, मतलब आपका लेटर वैदिक पीरियड, लेटर ऋग वैदिक पीरियड आई थिंक, तब से लेकर के एग्रीकल्चर जो है इनकी डिस्कवरी से स्टार्ट हो गया, प्रमोट होने लग गया और बढ़ता चला गया। अब इसी के साथ साथ लोगों के मेथड्स ऑफ फार्मिंग भी चेंज होते चले गए। कैसे? वक्त के साथ। अलोंग टाइम वी मूव फ्रॉम हियर टिल हियर। कैसे? टेक्नोलॉजी आ गई ना बच्चे, टेक्नोलॉजी आ गई, डेवलपमेंट हो गया,
नए मेथड्स आ गए, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। ये 3 तरह की फार्मिंग है। कमर्शियल के अंदर आता है समथिंग कॉल्ड प्लांटेशन एज वेल। प्लांटेशन भी कहा जाता है कमर्शियल के अंदर। ये प्रॉफिट मेकिंग वाली बात है, ठीक है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग सबसे पहले समझते हैं। प्रिमिटिव का मतलब ही होता है अर्ली, ठीक है। इंटेंसिव यानी कि बर्डन, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा इंटेंस, ज्यादा ग्रेव, जिसमें ज्यादा कुछ हो रहा। तो बच्चे प्रिमिटिव ना पुराना मेथड, ओल्ड मेथड ऑफ फार्मिंग है, जिसमें ओल्ड मेथड्स, टूल्स सब पे डिपेंड करते हैं। तो प्रिमिटिव मेथड एक्चुअली होता है वो फार्मर्स यूज करते हैं, ऑफ कोर्स जो बहुत छोटे रेट पे आपकी फार्मिंग कर रहे हैं, उनको बहुत थोड़ी सी उपज चाहिए, पुराने तरह के टूल्स यूज करते हैं। इन लोगों के पास ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी कुछ होती नहीं है। ये लोग पुराने टूल्स को यूज करते हैं, बारिश पे, वेदर पे, रेनफॉल पे, अपने इरिगेशन अपना उसके लिए डिपेंड करते हैं, फार्मिंग के लिए डिपेंड करते हैं। कोई इरिगेशन वगैरह पे इनका वो नहीं है। टेक्नोलॉजीज के टर्म्स में केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स व्हिच इज आल्सो गुड इन अ वे, ये लोग ये सारी चीजें यूज नहीं करते और पुराने टाइप की सीड से ये अपना मॉनसून पे डिपेंडेंट रहकर के वेदर के हिसाब से अपनी फार्मिंग करते हैं। इनका सिंपल फंडा है कि नो सरप्लस, हो गया तो अलग बात है, बट इसके लिए काम नहीं करना है। सेल्फ कंजम्पशन, अपने आप को खाना खिलाना है, इसलिए करते हैं। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग छोटे से प्लॉट पे करते हैं फार्मिंग, और ये फार्मिंग ना मूव ऑन करते जाती है। ये प्लॉट जो है ये मूव ऑन करते जाते हैं। मतलब अभी ये वाला प्लॉट है, तो यहाँ पे इन्होंने फार्मिंग की। ये फार्मिंग कैसे की? तो ये जमीन को इन्होंने खाली कर दिया, जो भी उस पे वेजिटेशन और प्लांट्स वगैरह थे, उसको ट्रीज थे, उसको काटा, उसको जलाया, और उसके बाद उन्हीं एशेस में सीड्स को सो कर दिया। करते रहे, उस पर करते रहे काम। अब देखो कोई आर्टिफिशियल चीजें यूज नहीं कर रहे, ज्यादा इरिगेशन वगैरह नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी तो लो है ही, साथ ही साथ वो लैंड एक टाइम के बाद इनफर्टाइल हो जाएगा। तो ये लोग उस जमीन को छोड़ देते हैं कि जाओ भैया अपनी फर्टिलिटी वापस गेन करो। ये मूव कर जाते हैं दूसरे पैच ऑफ लैंड पे, और वहां सेम मेथड शुरू से फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से इसे हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी कहते हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाना जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस इंटायर इंडिया। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग कहते हैं, कहीं पे पूर्वा कहते हैं, कहीं पे स्लैश एंड बर्न है, कहीं पे प्रिमिटिव है, इस तरह से अलग अलग नाम है। तो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में प्रैक्टिस होती है, पुराने टूल्स को यूज करते हुए। सरप्लस यहाँ पे कुछ होता नहीं है। फार्मर्स मॉनसून पे डिपेंड करते हैं, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंड करते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल कुछ भी यूज नहीं करते हैं, और लैंड प्रोडक्टिविटी इसकी वजह से सिंपल वर्ड्स में कम हो जाती है। सेल्फ कंजम्पशन के लिए सामान निकल जाता है। और इसी का ठीक उल्टा होता है इंटेंसिव में। इंटेंसिव में बच्चे प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज सुपर सुपर हाई। क्यों? क्योंकि यार कमर्शियल पर्पसेस के लिए है ना, इसको जाना है मार्केट में। यहाँ पे सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा है प्रोडक्शन, इसको मार्केट भेजना है। तो प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटीज यूज करनी होंगी, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, एचआईवी सीड्स, कैनाल्स, ये सारी चीजें मॉडर्न मेथड्स वाली लग जाएंगी यहाँ पे। तो मॉडर्न इनपुट्स हो जाएंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो जाएगी, ये सब कुछ है। और ये बिगर लैंड होल्डिंग्स पे होती है, स्मॉल पैचेस पे नहीं होती। और इसका सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि ये कमर्शियल पर्पसेस के लिए है। मतलब इसमें सेल्फ कंजम्पशन तो रहता ही है, साथ में मार्केट प्लेस को भी रीच करना है, ये भी रहता है, ठीक है। कमर्शियल फार्मिंग मैं आपको बता देती हूँ। तो बच्चे ये पहले मैं बता दूं कि स्लैश एंड बर्न जिसको हमने बोला, या फिर प्रिमिटिव, स्लैश एंड बर्न, ये अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे कि आप देखो, रोका कहते हैं इसको ब्राजील में, इसको लडांग कहते हैं इंडोनेशिया में, रे इन वियतनाम एटसेट्रा। सिमिलरली हमारे अलग अलग स्टेट्स में बेवार या दैया कहते हैं मध्य प्रदेश में, साउथ ईस्ट राजस्थान में इसको वालरे कहते हैं, खिल कहते हैं हिमाचल, कुरवा मैंने आपको बोला ना झारखंड में कहते हैं, झुमिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन में कहते हैं। फिर आती है हमारी कमर्शियल फार्मिंग। पहले मैं कमर्शियल फार्मिंग बता दूं, फिर टाइप्स ऑफ मतलब डिफरेंट सीजन्स। कमर्शियल बच्चे जैसा कि नाम ही कह रहा है, कॉमर्स पर्पस से, यानी कि ट्रेडिंग के लिए, ये ट्रेड के लिए बनी होती है। ट्रेड का फंडा बहुत सिंपल है, प्रॉफिट बनाना है बहुत सारा। तो कमर्शियल फार्मिंग होती है प्रॉफिट मेक करने के लिए, और इसीलिए बहुत ज्यादा इंटेंसिव भी होती है। इंटेंसिव किस सेंस में? लेबर कंजम्पशन में, लेबर इंटेंसिव होती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव होगी हमारी कमर्शियल फार्मिंग। सो सेइंग दैट प्लांटेशन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है। एक तरह की कमर्शियल फार्मिंग ही होती है। तो इसमें होता क्या बच्चे, इसमें क्या करते हैं कि लार्ज लैंड होल्डिंग्स लेते हैं। कमर्शियल फार्मिंग की एक सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे लार्ज लैंड होल्डिंग्स ली जाती हैं,
ठीक है। उसी पे सेम चीज को पूरे लैंड पे लेबर्स के हेल्प से बहुत ज्यादा ग्रो किया जाता है, जैसे कि टी, कॉफी एटसेट्रा, और इनके ये वो प्रोडक्ट्स है जो बहुत ज्यादा रिटर्न देते हैं, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। नाउ वी गोना मूव एंड टॉक अबाउट द डिफरेंट सीजंस, द डिफरेंट कैटेगराइजेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो बच्चे बेस्ड ऑन सीजन हमारे पास 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स है जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, राबी, खारिफ एंड ज़ैद। अब इनके फीचर्स यहाँ टेबल में टैबुलर फॉर्म में सिंपल तरीके से आपको बता दी गई है, मैं छोटी होकर के आपको दिखा देती हूँ। सीजन क्या है, सोइंग टाइम क्या है, सिंपल है। देखो सबसे पहले खारिफ का चलते हैं। खारिफ इज रेनी सीजन, इसलिए इसको मॉनसून क्रॉप भी कहा जाता है, मॉनसून में भी बहुत ज्यादा होता है। ये मई और जुलाई के टाइम पे हम लोग सो करते हैं, अक्टूबर तक ये कटवट के हार्वेस्ट हो जाता है। ये वैसे प्लांट्स होते हैं जिनको हॉट वेदर और बहुत सारा पानी चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल राइस को बहुत चाहिए होता है, राइट, अबव 100 सेंटीमीटर हमें पता है। ज्वार, बाजरा, कॉटन, जूट एटसेट्रा, ये सब कुछ खारिफ में आते हैं। राबी इज योर विंटर क्रॉप, ये कोल्ड सीजन में होता है, तो इसीलिए इसकी सोइंग ठंड में होगी। बच्चों अगर आप कंफ्यूज हो ना कि मैम यार समझ नहीं आता कि हार्वेस्ट मॉनसून कब हो रहा है, बच्चे जब सो की जा रही है ना, उससे उस बेसिस पे वो देखो कौन सा सीजन है, वही आपका टाइप है। आप हार्वेस्ट को मत देखना कि हार्वेस्ट कब हो रहा है, हार्वेस्ट देखोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला, कंफ्यूज हो जाओगे। तो राबी कब सो रहा है, देखो दिसंबर, नवंबर, ठंड शुरू हो चुकी होती है, इसलिए विंटर क्रॉप है। तो राबी इस टाइम पे सो किया जाता है अप्रैल से मई के टाइम तक, यानी कि मानसून शुरू होने के पहले तक काट भी दिया जाता है, उसके बाद खारिफ लगता है, ठीक है। तो वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है इनको, इसीलिए करीब अक्टूबर में शुरू होता है कि हल्का वार्म है क्लाइमेट, और क्लियर सनशाइन वगैरह चाहिए होती है इन क्रॉप्स को प्रॉपर जर्मिनेशन के लिए। लेकिन ऑफकोर्स थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है, ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, रेन जो है या फिर वाटर जो आप कर लो वो कम होता है, द एरो इज बिलो, कम चाहिए होता है, जैसे कि वीट, ग्राम, पी, पोटैटो एटसेट्रा। एंड देन वी हैव द ज़ैद क्रॉप व्हिच इज बेसिकली द समर क्रॉप, यानी कि ये ना वो वाले टाइम पे हम इसको लगाते हैं जो हमें खारिफ और राबी के बीच में एक पीरियड मिलता है, वहां पे मोस्टली ज़ैद ग्रो करते हैं, और यहाँ पे इसलिए मोस्टली आपका वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इस तरह की चीजों को ग्रो किया जाता है। ये फटाफट मैच्योर होता है, 1 से 2 महीने में, 2 से 3 महीने में बस हो गया। ये देखो ये मई से चल रहा है आपका अक्टूबर तक, 7-8 महीने लग गए, इतनी मेहनत नहीं लगती। ज़ैद क्रॉप जल्दी जल्दी होता है, इसलिए काफी प्रॉफिटेबल भी होता है। तो क्यूकम्बर, मैंगो, इस तरह की क्रॉपिंग्स जो है वो हम ज़ैद सीजन में करते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि जो एक कर रहा है वो दूसरा नहीं करेगा, हो सकता है एक जमीन पे ज़ैद क्रॉप होगा और एक पे खारिफ और राबी दोनों चल रहे हैं, राइट। अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे मेजर क्रॉप्स की तरफ। जिन बच्चों को डाउट्स आएंगे कि मैम इन क्रॉप्स के अलावा बाकी क्यों नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि बच्चे वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, आपने नहीं देखा है तो ध्यान से देखना जरूर। हम बात करेंगे राइस, मिलेट्स, पल्सेस, मेज एंड व्हीट की, और ये रहा हमारा टेबल। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे सारी चीजें आपको इस एक टेबल में लिख दी गई है। मैं वापस हो जाऊंगी छोटी ताकि आपको ये नजर आए। बच्चे देखो हमने साफ साफ बता दिया है कि राइस का क्या करना है, ठीक है। राइस कौन सी क्रॉपिंग सीजन में होता है, तो राइस खारिफ है, वीट राबी है, मिलेट्स खारिफ है, आपका ज्वार बाजरा भी खारिफ है, रागी भी खारिफ है, मेज खारिफ है, पल्सेस जो है वो राबी क्रॉप है। क्या टेम्परेचर चाहिए होता है, तो भाई राइस तो गर्मी में होता है, हॉट एंड ह्यूमिड चाहिए होता है, तो ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी, ये आपका ये है। मिलेट्स के लिए कौन से एरिया में, तो हाई टेम्परेचर में ग्रो किया जाता है। रेनफॉल है तो राइस के लिए अबव 100 सेंटीमीटर चाहिए, मैंने आपको बोला ना राइस में बहुत पानी लगता है। एलुवियल क्लेई सॉइल में हो जाता है ये आराम से। इसके फीचर्स क्या है, तो इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट आपका राइस को ग्रो करने वाला कंट्री है। फर्स्ट तो भाई चाइना ले गया बाजी मार करके। एंड फीचर्स तो बच्चे कहाँ कहाँ होता है, असम में होता है, वेस्ट बंगाल में होता है, उड़ीसा में होता है, और हमारा पैडी होता है एक उड़ीसा में जिसका नाम है ओस, अमन एंड बोरो। इस 3 नाम के पैडी होते हैं। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ राइस होता है, मैंने आपको बताया था पैडी किसको बोलते हैं। तो राइस वाले फील्ड जब वो हस्क में ही होता है, उसमें पानी भरा रहता है, उसको पैडी फील्ड्स बोलते हैं। तो ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। और लोकेशन क्या है, तो भाई इस एरिया में होता है। इस तरह से सारे मेजर क्रॉप्स का लिस्ट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। Guys, these are the facts that you need to memorize. There is nothing for us over here to understand as such. ये कॉन्सेप्ट समझे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है की तरह, या कुछ नहीं है, ये फैक्ट्स है। हर एक क्रॉप के बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। मैंने सब कुछ इस स्लाइड पे डाल दिया, तो आपके लिए जिंदगी बहुत सॉर्टेड हो गई है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड यू आर गुड टू गो। आपके सारे मेजर क्रॉप्स के आने वाले क्वेश्चंस इसी स्लाइड से आएंगे। यू सॉर्टेड, राइट। अब इसी बात पे मैं आपको बता दूं, वेदांतु पहली बार लेकर के आया है लाइव एनटीएससी क्रैश कोर्स, लाइव सेशंस।
हर एक सब्जेक्ट के लिए, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सोशल साइंस, और हमारा सिलेक्शन तो हमें पता ही है, with the highest selection from any institute अगर हुआ है तो वेदांतु से हुआ है। 139 सिलेक्शन हो चुके हैं एनटीएससी 2020 के 21 बैच के स्टेज 1 में, और ये काउंटिंग बढ़ी ही जा रही है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई बेटर सपोर्ट हो जाना चाहिए। तो आपके लिए एनटीएससी क्रैश कोर्स का सब्सक्रिप्शन आ गया है, जहां पे 60+ आवर्स से भी ज्यादा लाइव सेशंस है, यानी कि इतने लाइव सेशंस है जहां पे दोनों स्टेजेस की तैयारी है, स्टेज 1 स्टेज 2 दोनों एनटीएससी एक्सपर्ट्स, और क्या एनटीएससी एक्सपर्ट्स है यार हमारे पास। और यहाँ पे ये एनटीएससी एक्सपर्ट्स आपको सारे सेशंस दे रहे हैं बिल्कुल लाइव। अगर कोई सेशन मिस हो जा रहा है तो आपके साथ वो रिकॉर्डिंग्स भी शेयर की जा रही है, जिनको आप कभी भी देख सकते हो। प्लस बच्चे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने का एक सिंपल फंडा है, बहुत सारे मॉक्स, बहुत सारा प्रैक्टिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उसका एनालिसिस। यहाँ पे आपको 50 से भी ज्यादा चैप्टर वाइज टीचिंग के साथ 14 मॉक्स भी कराए जाएंगे। नॉट जस्ट दैट, जितने भी पुराने एनटीएससी पेपर्स है सबको सोल्यूशन के साथ एनालाइज किया जाएगा। तो आपकी ये दोनों चीजें सर्व हो जा रही। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट से पूछ लो, वो ये तरीका जरूर अपनाते, चाहे बैंक पीओ के हो, जैट के हो, मैट के हो, कैट के हो, जी मैट के हो, यूपीएससी के हो, सारे लोग ये कर रहे हैं, आप भी करो। आगे चल के भी याद रखना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये फंडा बहुत ज्यादा काम आता है। नाउ कमिंग बैक बच्चों, अगर हमारे पास डाउट्स है, हमें पता तो चल गया कि सारे सेशंस लाइव है, हमें पता चल गया कि ठीक है लाइव सेशन मिस हो जाएगा तो हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है, बट अगर हमारे पास डाउट्स है तो वो तो रह जाएंगे ना, लाइव सेशन में नहीं पूछ पाए, अब रिकॉर्डिंग में सेशन में डाउट तो पूछेंगे नहीं। तो बच्चे इसीलिए आपके लिए पोस्ट क्लास या प्री क्लास पूछने के लिए भी डाउट्स ऐप है, अनलिमिटेड। ऐसा भी नहीं है कि 4 डाउट पूछोगे, आपका कोटा खत्म, चौथा पूछ लिया अब कट लो यहाँ से, नहीं, अनलिमिटेड डाउट्स आर as many as you want to clarify। and the best part is कि आपको सारा मटेरियल, आपकी की कॉन्सेप्ट्स, आपकी क्लास रिकॉर्डिंग्स, आपके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, नोट, सब कुछ आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और ऊपर से डिस्काउंट भी देंगे। और ऐसा वैसा डिस्काउंट नहीं है, टोटल 55% का डिस्काउंट है, 50+5, एंड इट इज अवेलेबल विद द एप्लीकेशन ऑफ एंक प्रो कोड। जाना कहाँ है, आप जो वीडियो देख रहे हो, आप अभी ये वाला वीडियो देख रहे हो, तो गाइज इसके हमें अभी दिस इज द वीडियो दैट वी आर वाचिंग, करेक्ट। तो इस वीडियो के हमें लिंक में जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये देखो यहाँ पे भी पिंड है, और यहाँ इधर भी जाकर के आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। तो ये क्रैश कोर्स के लिए हम यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करेंगे, सारे डिटेल्स हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए 15 अगस्त आज ही शुरू होने वाला है बैच, कर लो बच्चों, कर लो सब्सक्राइब। ये सारे फैसिलिटीज मिल रहे हैं आपको, प्लस 50% डिस्काउंट। अब आप कहोगे मैम आपने 55 बोला था ना यार, तो जाओ तो आगे, एंक प्रो कोड लगाओ तो आगे, 4500 हो गया ना डिस्काउंट। तो बच्चों सब कुछ मिल रहा है यार, तो देयर इज नो रीजन फॉर अस नॉट टू गो अहेड विद दिस। तो गो अहेड, एक्सप्लोर इट एंड डू टेल मी हाउ डिड यू फील। ठीक है, हम बात करते हैं अब रिफॉर्म्स की। तो मेजर क्रॉप्स जो है वो ही हमारा मेजर सेक्शन इस चैप्टर में, जो बहुत ज्यादा समय लेगा आपको याद करने में और समझने में। समझ तो हमें आ गया, राबी, खारिफ और जैद समझ लिया है, वो क्लियर हो गया। किस बेल्ट पे वो समझ लिया, वो क्लियर हो गया। बाकी चीजें आप थोड़ी सी याद करोगे। टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, तो भाई जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री हम हमेशा से ही रहे, तो गवर्नमेंट ने भी सोचा कि ये कुछ रिफॉर्म्स तो होने ही चाहिए। देयर आर सर्टेन चेंजेस व्हिच हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। मतलब पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही डाल दिया गया था, ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बोल दिया कि इसको करो, इसको चेंज करो, ये तो सल्ट आना पड़ेगा, ठीक है। तो वहां से ही डिटरमाइंड है हमारे लोग की करना है। तो कई सारे टेक्निकल रिफॉर्म्स में, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s में, व्हाइट रेवोल्यूशन आया उसके बाद। ग्रीन रेवोल्यूशन वाज एग्रीकल्चर बेस्ड, व्हाइट रेवोल्यूशन वाज मोर फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स। द आइडिया वाज कि ये जो मिल्क वगैरह के ट्रेडिंग में मिडल मैन है उनको रिमूव करना है, प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्ट करना है, ताकि बेटर ग्रिड फॉर्म हो सके, नेटवर्किंग फॉर्म हो सके, मिडल मैन जो बीच में तमाशा करते हैं उनको निकालो, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ, इसके पहले हमारे फार्मर्स करते थे प्रोड्यूस, लेकिन बहुत कम प्रोडक्शन होता था। 1300 से 3200 kg तक का ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। HIV सीड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन मॉडर्न मेथड्स, ट्यूबवेल्स, कैनाल्स, इनको यूज करके बिल्कुल फेस ही बदल दी। यहाँ पे कीवर्ड क्या है, HYV सीड्स, हाई ईल्ड वेराइटी सीड्स। ईल्ड का मतलब क्या होता है, ईल्ड का मतलब होता है बच्चे आप एक एग्रीकल्चरल ईयर में एक जो आपका लैंड है उससे कितना प्रोड्यूस आ रहा है।
वो आपका यील्ड है। एक एग्रीकल्चर एक सीजनल उसमें कितना प्रोडक्शन निकला एक लैंड से, दैट इज योर यील्ड, बेसिकली आउटपुट कितना है, ठीक है। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स में ये चेंजेस किए गए, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी की गई, कलेक्टिवाइजेशन कर दी गई। अब बच्चों इसको और डिटेल में समझना है, हर एक सेशन का डिविजन आपके पास है, वहां जाओ उसको देखो, वहां पे सबको मैंने बहुत बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया। देखो फार्मर के ना 3 ही दुश्मन होते हैं इन जनरल, ठीक है। फार्मर के दुश्मन होते हैं जमींदार, फार्मर के दुश्मन होते हैं मनी लेंडर्स, फार्मर के दुश्मन होते हैं वो इंसान जो उनसे टैक्स ले रहा होता है, क्योंकि फार्मर्स की हालत थोड़ी टाइट रहती है, ठीक है। तो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी बहुत जरूरी थी, क्योंकि फार्मर के जो दुश्मन है इनको दूर करना उनसे जरूरी था, उनके प्रोग्रेस के लिए, हमारे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, ठीक है। हमारा एग्रीकल्चर पे 2/3 ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट है। तो जमींदारी सिस्टम को सबसे पहले हटाया, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ लैंड की, कि ये जो बंटवारा कर रखा था, फेंक फाक के इधर उधर जमीन इधर उधर बांट दिया है, छोटे छोटे फ्रैगमेंटेशन कर दिया, ये बहुत पंगा था। तो इसको इकट्ठे लेकर के आए और लैंड रिफॉर्म्स किया, रिफॉर्म्स किए, जिसकी वजह से जितने भी इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो जाए और लैंड जो है प्रॉपर लैंड, बड़ी लार्ज लैंड होल्डिंग्स हो सके और लोग उस पर प्रॉपर प्रोडक्शन कर सके, क्योंकि लैंड होल्डिंग स्मॉल है, छोटे लैंड पे आप प्रोडक्शन छोटा ही कर पाओगे, ठीक है। बाकी रिफॉर्म्स क्या हुए, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाए गए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इंट्रोड्यूस किया गया। वैसे तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपका 16th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, शेरशाह सूरी ने ही इंट्रोड्यूस कर दिया था इसको, बट इसको हमारी गवर्नमेंट ने इस बात को रियलाइज किया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का आइडिया ये है बच्चे कि ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो कहते हैं जाकर के फार्मर्स को कि भैया हम इतने पे ही तुमसे क्रॉप्स खरीदेंगे, अब तुम बाहर में जाओ, तुमको लेना है नहीं लेना है। अब फार्मर्स फंसा रहता है, उसको लगता है और पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो 100 की चीज वो 80 में बेच करके लॉस में चला जाता है। तो इसलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया गया कि कोई भी खरीदेगा इस अनाज के लिए इतने पैसे तो आपको देने ही है, क्योंकि ये बनता है। तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ गया। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज लाई गई, यूनिवर्सिटीज क्योंकि यार ताकि लोगों को प्रॉपर एडुकेटेड स्किल ट्रेनिंग दी जा सके, जिससे प्रॉपर डेवलपमेंट आ सके। फार्मर्स एक ऐसे लोग हैं जो एक्सपीरियंस पे अपने माँ बाप से सीख करके काम करे जा रहे हैं, उनको कोई और तरीका ही नहीं पता, एक्सपोजर ही नहीं मिला। तो यूनिवर्सिटीज बनाई गवर्नमेंट ने कि आओ पढ़ो समझो क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई है, तुम क्या क्या कमाल अपने खेतों में कर सकते हो। इतना ही नहीं बच्चे, ये टीवी चैनल स्टार्ट कर दिए गए कि ठीक है भैया आप एक्सपोजर नहीं ले पा रहे हो तो हम आपको अवेयरनेस देंगे, यहाँ पे अवेयरनेस देंगे कि क्या क्या किया जा सकता है, लोग क्या क्या करें, कि आप सीखो सुनो, लगे कि हम भी ये जाकर के करें। वहां पे वेदर बुलेटिन भी दिया जा रहा है कि हाँ ठीक है ये जो हमारा बुलेटिन है हमें सिर्फ वेदर फोरकास्ट पता चल रहा है, आगे क्या करना है। जो कंप्लीटली आज भी प्रॉब्लम क्या है, ड्रॉबैक क्या आया हमारे साथ, कई सारी जगह आज भी मॉडर्न मेथड्स ये यूज कर रहे हैं लोग, मॉनसून पे, लोग वेदर पे, एराटिक वेदर पे डिपेंडेंट है। तो उनको बताओ भाई वेदर कैसा है, ठीक है। फिर केसीसी यानी कि इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज, आपका इजी लोन्स ऑर्गेनाइज सेक्टर से, क्योंकि मनी लेंडर भी प्रॉब्लम है ना। तो ये सारे रिफॉर्मेशंस किए गए फार्मर्स के लिए। अगर अब हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर, तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर क्या रहा है। तो बच्चे हमें जैसे पहले से पता है कि इंडिया जो है आज से एग्रीकल्चर में नहीं है और आज से एक्सपोर्ट हम चीजों का नहीं करें, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का बहुत पहले से करें। ब्रिटिशर्स इनफैक्ट हमें इंकरेज करते थे इंडियन स्पाइसेस के लिए, पूरी दुनिया में जाते थे साउथ इंडिया से भर भर के। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने कहा कि कॉटन भी ले जाएंगे, मैनचेस्टर में ले जाएंगे, लिवरपूल में जाएंगे, ले जाकर के बांटेंगे। तो वहां टेक्सटाइल्स बहुत ज्यादा थे इंग्लैंड में, तो वहां ले जाकर के बांटने लगे कॉटन, रॉ मटेरियल फुल सप्लाई होने लगा। तो ये पास्ट की बात थी। इंडिगो प्लांटर्स याद है ना, आपका चंपारण में सत्याग्रह कराया था 1917 में गांधी जी ने, क्यों? क्योंकि बोल दिया कि 1/3 ऑफ फील्ड में ग्रो करना ही इंडिगो, बहुत प्रॉफिटेबल था, रॉ मटेरियल वो भी मिलता था। तो हम तो यार एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन अब आ गई है ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है ये समझना है जरूरी। ग्लोबलाइजेशन क्या है बच्चे? ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली दिस मॉडर्न थिंग दैट हैज हैपेंड, जहां पे हर एक हिस्सा ऑफ द वर्ल्ड हैज गॉट कनेक्टेड विद द अदर पार्ट्स। हम सब आपस में इतने वेल कनेक्टेड, इतने इंटेंसिवली जुड़े हुए हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत आराम से हो रहा है, ट्रेड लॉज वगैरह बहुत ईजी हो गए, कंडीशंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ ट्रेडिंग तो बहुत सिंपल हो गया। अब इसकी वजह से हमारे लिए चैलेंज भी बढ़ गया, क्योंकि कई सारे बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने फार्मर्स को बहुत ज्यादा सब्सिडाइजिंग करते हैं, बहुत ज्यादा सब्सिडरीज देते हैं, ठीक है। सब्सिडाइज रेट पे क्रॉप्स मिल रहे हैं, सब्सिडाइज रेट पे उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, टैक्स नहीं पे करना, ये नहीं करना। तो ऐसे इंसान के लिए फार्मिंग करना कम कॉस्ट पे और उसको ज्यादा कॉस्ट पे बेचकर बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना बहुत आसान हो जाता है। बट हमारे फार्मर्स के पास लोन नहीं है, मनी लैंडर्स के डेट ट्रैप पे फंसे हुए, वेदर पे डिपेंडेंट है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, इरिगेशन करने का वो नहीं है। अब इतने सारे पैसे जी जान जोखिम
पेट्रोलियम में डाल करके खून पसीना बहा के बेचारे लोग 50 रुपए में कुछ प्रोड्यूस करते हैं और उनको 60-55 रुपए में बेच देना पड़ता है। प्रॉफिट क्या हुई, इतने साल मेहनत करके 5 से 10 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। और वहां पे देखो अमेरिकन फार्मर्स जो है वो सब्सिडाइज रेट पे सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, वो वही चीज जो यहाँ पे कॉस्ट 50 रुपए लग रहे हैं वो 40 रुपए में 30 रुपए में प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। अब उसी प्राइस पे आकर के ग्लोबलाइजेशन की वजह से कॉम्पिटिटिवनेस है तो सेम प्राइस रखना है ग्लोबली। अब उसी चीज को आकर के वो 60 रुपए में प्रॉब्ली 50 रुपए में बेच देंगे। सामान सस्ता बेच रहे हैं लेकिन प्रॉफिट 20 रुपए ले जा रहे हैं, तो सामान उनका ज्यादा बिकेगा, प्रॉफिट उनको ज्यादा मिलेगा। तो ये चैलेंज बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारे लोगों की। सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन हमें फायदा करने वाला था लेकिन उसको देखा जा रहा है नॉट एज अ सस्टेनेबल मेथड, क्योंकि वो लैंड डिग्रेड कर दे रहे हैं। तो अब जीन रेवोल्यूशन लाई गई है, राइट, जीन रेवोल्यूशन नाम की चीज लाई गई है जहां पे जेनेटिकल इंजीनियरिंग से ही हम चीजों को चेंज करें। तो जीन रेवोल्यूशन पे डिपेंडेंट है हम, देखो क्या होता है। तो हमें पता है कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, ये सारी चीजों की वजह से उन्होंने जो है फर्टिलाइजर्स की वजह से लैंड डिग्रेड हो गया। तो आप जेनेटिकली मॉडिफाई करें हम क्रॉप्स को और फार्मर्स उसी को करें, बट ग्लोबलाइजेशन का पंगा तो पड़ गया। दिस इज प्रीटी मच योर चैप्टर ऑफ एग्रीकल्चर, यही एग्रीकल्चर में हमें बताया गया। देखो मैंने बोला था ना फट से करेंगे, हो गया। तो ये आईसीएसई का वीकली शेड्यूल है बच्चों, नहीं देखा था तो देख लेना, ये मेरे सेशन है, आपको पूरा शेड्यूल यहाँ पे दिख जाएगा 16 अगस्त तक का जो भी सेशंस आने वाले हैं। तो डू चेक दिस आउट and then I'll see you guys in the next session. बाकी till then stay home, stay safe, take good care of yourself. चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको लगा कि मैम ये मेथड अच्छा है रिवाइज करने का, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और बच्चों शेयर करना मत भूलना वीडियो। And I'll see you guys in the next session. Till then stay home, stay safe and take good care of yourselves. Bye guys, have a great time and a very happy Independence Day. Bye.